दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी को शॉर्ट में VSEPR थ्योरी कहा जाता है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम वेस्पर थ्योरी की बात करें तो ये किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को बताने की सबसे सिंपल थ्योरी होती है। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप की बात करें तो वो अलग अलग होती है, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब अगर हम ये बात करें कि वेस्पर थ्योरी किस पे बेस होती है तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल। मतलब वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाले रिपल्सिव इंटरेक्शंस पर बेस होती है। तो अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें पहला होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वैलेंस शेल के उन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है जो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जाता है। तो ये बॉन्ड पेयर के बारे में हो गया। अब आइए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ चलते हैं। The valence electron pairs which do not take part in covalent bond formation are called lone pair electrons। मतलब वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि किसी भी तरह के कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वहाँ पर वैलेंस शेल के उन इलेक्ट्रॉनों को काउंट किया जाता है जो कि केवल सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन जब भी हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वहाँ पर वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट किया जाता है जो कि किसी भी तरह के कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आइए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है अमोनिया का और दूसरा एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड का। अगर हम यहाँ पर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर इस पहले एग्जाम्पल में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता है। अगर हम नाइट्रोजन के वैलेंस शेल की बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के उन 5 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के उन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इसका मतलब है कि ये तीनों सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन तीनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के ये तीनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हो गए हैं। अब अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह के कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। अब आइए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में हमारा सेंट्रल एटम है सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर सल्फर के वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हो गए हैं और यहाँ पर सल्फर के वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सल्फर के वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सल्फर के वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सल्फर पर एक लोन पेयर हो गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया। अब आइए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जान लेते हैं।
अगर हमें किसी भी तरह से ये पता चल जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर को जोड़ देंगे तो इनको जोड़ने से हमें उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके बारे में पता चल जाएगा। अब जैसे मान लिया कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp_d के टर्म में होता है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर को जोड़ने पे हमें एक नंबर मिल रहा है। तो उस नंबर से हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो अब आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर को जोड़ने पे 2 मिलता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर हमें 3 मिलता है तो वहाँ पर sp2 होगा, अगर 4 मिलता है तो sp3 होगा, अगर 5 मिलता है तो sp3d होगा, अगर 6 मिलता है तो sp3d2 होगा और अगर हमें 7 मिलता है तो वहाँ पर sp3dt हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें यह पता चल जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है तो उसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जैसा कि आपने हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो में देखा था कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ पर ज्योमेट्री लीनियर होती है, अगर sp2 होता है तो वहाँ पर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, अगर sp3 होता है तो वहाँ पर ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होती है, अगर sp3d होता है तो वहाँ पर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, अगर sp3d2 होता है तो वहाँ पर ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होती है और अगर sp3d3 होता है तो वहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें यहाँ पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन मिलता है तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन अगर हम उसी हाइब्रिडाइजेशन के लिए शेप की बात करें तो वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। अब आइए ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम 2 एग्जांपल लेते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल इस तरह का है जिसके सेंट्रल एटम पे 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, और दूसरा एग्जांपल इस तरह का है जिसके सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों ही मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन दोनों ही मॉलिक्यूल के शेप की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल का शेप अलग होगा। जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है तो उन दोनों पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के शेप की बात करें तो उस मॉलिक्यूल का शेप केवल उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में जिसके सेंट्रल एटम पे 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो उसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जिसके सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड पेयर है तो उसका शेप टेट्राहाइड्रल होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल में देखा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर आ जाता है तो उस मॉलिक्यूल का शेप उसकी ज्योमेट्री से अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाता है तो उस मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्री और शेप के बारे में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा तो इसके बारे में वेस्पर थ्योरी बताती है। तो अब आइए वेस्पर थ्योरी की तरफ चलते हैं। वेस्पर थ्योरी को सबसे पहले सिडविक और पॉवेल ने 1940 में दिया था, लेकिन इस थ्योरी को बाद में गिलेस्पी और नाइहोम ने फाइनल शेप दिया था। तो अब आइए वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप वेस्पर थ्योरी का पहला पॉइंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला पॉइंट होता है द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मतलब अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करें तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो ये वेस्पर थ्योरी का पहला पॉइंट होता है। इसका अगला पॉइंट होता है द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम विल बी अरेंज इन द स्पेस एज फॉर एज पॉसिबल टू मिनिमाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन अमंग देम सच ए मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी।
अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस में इस तरह से अरेंज रहते हैं कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कम से कम हो। और जब उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे कम होगा तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये वेस्पर थ्योरी का सेकंड पॉइंट होता है। अब आइए इसके थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पॉइंट होता है if around central atom only bond pair electrons are present then the shape of that molecule is regular. This shape depends upon the bond pair electrons. अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर होता है। और अगर हम इस तरह के शेप की बात करें तो इस तरह का शेप केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो अब आइए बॉन्ड पेयर के कुछ केस लेते हैं और उनकी ज्योमेट्री और शेप कैसा होगा तो उसके बारे में जानते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे दो बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होगी। और जैसा कि हमने अभी देखा था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं हो तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस तरह के मॉलिक्यूल का शेप भी लीनियर होगा। तो उसको अब यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ए कोई सेंट्रल एटम है और यहाँ पर बी ए से जुड़े हुए कोई एटम है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल का एग्जांपल होता है BeCl2, BeF2, BeS2, ETC। यहाँ पर अगर हम इन तीनों एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर बेरिलियम सेंट्रल एटम होता है। तो अगर हम यहाँ पर BeCl2 की बात करें तो यहाँ पर बेरिलियम सेंट्रल एटम होता है। तो जब भी हम इसकी ज्योमेट्री या शेप को दिखाएंगे तो उसको यहाँ पर ए की जगह पर लिख देंगे और यहाँ पर बी की जगह पर दोनों क्लोरीन एटम को लिख देंगे। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों लीनियर हो जाएगा। तो ये तो पहला केस हो गया। अब आइए सेकंड केस की तरफ चलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे 3 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इस तरह के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। तो इस ज्योमेट्री या शेप को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस तरह के मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है BCl3, BF3, AlCl3, ETC। अगर हम यहाँ पर BCl3 की बात करें तो यहाँ पर बोरान सेंट्रल एटम होता है। तो जब भी हम इसकी ज्योमेट्री या शेप को दिखाएंगे तो यहाँ पर बोरान को ए की जगह पर लिख देंगे और यहाँ पर तीनों क्लोरीन एटम को बी की जगह पर लिख देंगे। तो इस तरह से BCl3 की ज्योमेट्री या शेप ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। यहाँ पर इस ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर को हम ट्राइगोनल प्लेनर भी कहते हैं। अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों टेट्राहाइड्रल होता है। तो उस ज्योमेट्री और शेप को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ए सेंट्रल एटम है और बी सेंट्रल एटम जुड़े हुए एटम होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की ज्योमेट्री का एग्जाम्पल होता है CCl4, CH4, SiCl4, ETC। अगर हम यहाँ पर मेथेन की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम होता है कार्बन। तो जब भी हम इसकी ज्योमेट्री या शेप को दिखाएंगे तो उसकी ज्योमेट्री या शेप को दिखाने के लिए हम यहाँ पर ए की जगह पर कार्बन को लिख देंगे और यहाँ पर बी की जगह पर हाइड्रोजन को लिख देंगे। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री और शेप टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। तो अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे 5 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ए सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पर इस तरह की ज्योमेट्री का एग्जाम्पल होता है PCl5, SbCl5, ETC। अगर हम यहाँ पर PCl5 की बात करें तो यहाँ पर फास्फोरस सेंट्रल एटम होता है। तो जब भी हम इसकी ज्योमेट्री या शेप को दिखाएंगे तो उसकी ज्योमेट्री या शेप को दिखाने के लिए हम यहाँ पर ए की जगह पर फास्फोरस को लिख देंगे और यहाँ पर बी की जगह पर क्लोरीन को लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर BCl5 की ज्योमेट्री और शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे 6 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों ऑक्टाहाइड्रल होता है। तो इस तरह की ज्योमेट्री या शेप को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है SF6। तो यहाँ पर सल्फर सेंट्रल एटम होता है। तो इसकी ज्योमेट्री या शेप को दिखाने के लिए हम ए की जगह पर सल्फर को लिख देंगे और बी की जगह पर हम फ्लोरीन को लिख देंगे। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल। अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे 7 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। तो उस ज्योमेट्री या शेप को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है IF7। अगर हम यहाँ पर IF7 की बात करें तो यहाँ पर आयोडीन सेंट्रल एटम होता है।
तो इसकी ज्योमेट्री या शेप को दिखाने के लिए हम ए की जगह पे आयोडीन को लिख देंगे और बी की जगह पे फ्लोरीन को लिख देंगे। तो इस तरह से ये वेस्पर थ्योरी के थर्ड पॉइंट के बारे में हो गया। अब आइए वेस्पर थ्योरी के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप वेस्पर थ्योरी के अगले पॉइंट को देख सकते हैं। वेस्पर थ्योरी का फोर्थ पॉइंट होता है, इफ अराउंड द सेंट्रल एटम बोथ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, then shape of that molecule is irregular. Due to lone pair electrons, shape of molecule is distorted from its regular geometry because lone pair repulse each neighborhood electron pair more than the bond pair. मतलब वेस्पर थ्योरी का फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो उस मॉलिक्यूल का शेप इरेगुलर हो जाता है। तो ऐसा लोन पेयर की वजह से होता है। लोन पेयर की वजह से उस मॉलिक्यूल का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो अपनी रेगुलर ज्योमेट्री से अलग हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने पास के इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिपेल करते हैं। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन की बात करें तो वहाँ पर 3 तरह के रिपल्सन पॉसिबल होते हैं, जिसमें पहला होता है लोन पेयर रिपल्सन, दूसरा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और तीसरा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन तीनों तरह के केस की बात करें तो यहाँ पर लोन पेयर एक दूसरे को सबसे ज़्यादा रिपेल करते हैं। इनसे कम रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रहता है और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच में रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाले रिपल्सन का ऑर्डर हो गया है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन लगेगा लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और उससे कम बॉन्ड पेयर में। तो भाई वेस्पर थ्योरी के इस फोर्थ पॉइंट की हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को पता करते हैं। यहाँ पर हम कुछ केस की बात करेंगे और उनकी ज्योमेट्री और शेप कैसा होगा तो उसके बारे में जानेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। लेकिन अगर हम उस मॉलिक्यूल के शेप की बात करें तो उस मॉलिक्यूल का शेप बेंट हो जाएगा। यहाँ पर उस मॉलिक्यूल का शेप ज्योमेट्री से अलग इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर उसके सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर भी है। तो इस तरह की ज्योमेट्री को हम इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर एक जगह पर हम सेंट्रल एटम को लिख देंगे। तो यहाँ पर इस तरह के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है SnCl2। अगर हम यहाँ पर SnCl2 की बात करें तो यहाँ पर Sn सेंट्रल एटम होता है। तो इसकी ज्योमेट्री को दिखाते समय हम यहाँ पर A की जगह पर Sn को लिख देंगे और यहाँ पर B की जगह पर क्लोरीन को लिख देंगे और यहाँ पर हम एक लोन पेयर को भी दिखा देंगे। तो इस तरह से SnCl2 को दिखाया जाता है। और अगर हमसे SnCl2 की ज्योमेट्री पूछे तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अगर हम उसके शेप की बात करें तो उसका शेप बेंट होगा। यहाँ पर बेंट शेप को हम वी शेप्ड या एंगुलर भी कह सकते हैं। अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होती है। लेकिन अगर हम उसके शेप की बात करें तो उसका शेप ट्रायंगुलर पिरामिडल हो जाता है। तो उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। अगर हम इस तरह के मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है अमोनिया मॉलिक्यूल। यहाँ पर अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहता है और 3 बॉन्ड पेयर रहता है। तो जब हम इसकी ज्योमेट्री को दिखाएंगे तो उसकी ज्योमेट्री को दिखाते समय हम यहाँ पर ए की जगह पर नाइट्रोजन को लिख देंगे और बी की जगह पर हाइड्रोजन को लिख देंगे और यहाँ पर एक लोन पेयर दिखा देंगे और हम इसकी ज्योमेट्री लिखेंगे टेट्राहाइड्रल। लेकिन अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका शेप होगा ट्रायंगुलर पिरामिडल। अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होती है। लेकिन अगर हम उसके शेप की बात करें तो उसका शेप सीसॉ होता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है SF4। तो अगर हम यहाँ पर SF4 की बात करें तो यहाँ पर सल्फर सेंट्रल एटम होता है। तो उसकी ज्योमेट्री या शेप को दिखाते समय हम यहाँ पर ए की जगह पर सल्फर को लिख देंगे और बी की जगह पर फ्लोरीन को लिख देंगे और यहाँ पर एक लोन पेयर को दिखा देंगे। तो अगर हमसे यहाँ पर SF4 की ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो उसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगी और अगर हमसे उसका शेप पूछा जाएगा तो उसका शेप सीसॉ होगा। अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे 5 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होती है। लेकिन अगर हम उसके शेप की बात करें तो उसका शेप स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इस तरह के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है ClF5, BrF5, ETC। तो अगर हम यहाँ पर ClF5 की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन सेंट्रल एटम होता है। तो उसकी ज्योमेट्री को दिखाते समय हम यहाँ पर ए की जगह पर क्लोरीन को लिख देंगे और बी की जगह पर फ्लोरीन को लिख देंगे और यहाँ पर एक लोन पेयर को दिखा देंगे। और अगर हमसे उसकी ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होगी। लेकिन अगर हमसे उसका शेप पूछा जाएगा तो उसका शेप स्क्वायर पिरामिडल होगा। अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे दो बॉन्ड पेयर है और दो ही लोन पेयर है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तो टेट्राहाइड्रल ही होगी। लेकिन अगर हमसे उसका शेप पूछ लिया जाए तो उसका शेप बेंट होगा। यहाँ पर बेंट शेप को हम वी शेप्ड या एंगुलर भी कह सकते हैं। तो उसको अब यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस तरह के मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम पे दो बॉन्ड पेयर होता है और दो लोन पेयर होता है। तो जब हमसे इसकी ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी। लेकिन अगर हमसे इसका शेप पूछा जाएगा तो इसका शेप बेंट होगा। और इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर ए की जगह पे ऑक्सीजन को लिख देंगे और बी की जगह पे हाइड्रोजन को लिख देंगे। तो इस तरह से ये सेंट्रल एटम पे दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर का केस हो गया। अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे तीन बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है। लेकिन अगर हम उसके शेप की बात करें तो उसका शेप टी शेप्ड होता है। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। अगर हम इसके शेप की बात करें तो यहाँ पर एक टी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर एक टी की शेप में अरेंज रहते हैं, इसीलिए इसका शेप टी शेप्ड होता है। अगर हम इस तरह के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है ClF3। यहाँ पर ClF3 में क्लोरीन सेंट्रल एटम होता है। तो इसकी ज्योमेट्री को दिखाते समय हम ए की जगह पर क्लोरीन को लिख देंगे और बी की जगह पर फ्लोरीन को लिख देंगे और यहाँ पर दो लोन पेयर को दिखा देंगे। तो इस तरह से ClF3 की ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन उसका शेप हो जाएगा टी शेप्ड। अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला केस है। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे चार बॉन्ड पेयर हो और दो लोन पेयर हो तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होती है। लेकिन अगर हम उसके शेप की बात करें तो उसका शेप स्क्वायर प्लेनर होता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है HCF4। अगर हम यहाँ पर HCF4 की बात करें तो यहाँ पर जिनॉन सेंट्रल एटम होता है। तो उसकी ज्योमेट्री को दिखाते समय हम यहाँ पर ए की जगह पर जिनॉन को लिख देंगे और यहाँ पर बी की जगह पर फ्लोरीन को लिख देंगे। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल, लेकिन उसका शेप स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अब आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला केस है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे दो बॉन्ड पेयर हो और तीन लोन पेयर हो तो उसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी। लेकिन अगर हम उसके शेप की बात करें तो उसका शेप लीनियर होगा। अगर हम यहाँ पर शेप की बात करें तो यहाँ पर आप एक लाइन देख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस तरह के मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होता है। अगर हम इस तरह के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है HCF2 ICl2-। अगर हम यहाँ पर HCF2 की बात करें तो यहाँ पर जिनॉन सेंट्रल एटम होता है। तो उसकी ज्योमेट्री को दिखाते समय हम यहाँ पर ए की जगह पर जिनॉन को लिख देंगे और बी की जगह पर फ्लोरीन को लिख देंगे और यहाँ पर तीन लोन पेयर को दिखा देंगे। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन उसका शेप हो जाएगा लीनियर। तो इस तरह से ये वेस्पर थ्योरी के फोर्थ पॉइंट के बारे में हो गया। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेस्पर थ्योरी का फिफ्थ पॉइंट होता है इन वेस्पर थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, हेंस मल्टीपल बॉन्ड डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि वेस्पर थ्योरी में मल्टीपल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को अफेक्टेड नहीं करते हैं। तो ये वेस्पर थ्योरी का फिफ्थ पॉइंट होता है। अब आइए वेस्पर थ्योरी के सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर आप वेस्पर थ्योरी का सिक्स्थ पॉइंट देख सकते हैं। रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो केस हैं। पहला केस ऐसा है कि अगर हम किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल की बात करें जिसके सेंट्रल एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, और अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके सेंट्रल एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाले रिपल्सन की बात करें तो यहाँ पर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी ज्यादा होंगे, इसीलिए उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा लगता है। तो इस तरह से ये वेस्पर थ्योरी के कुछ पॉइंट के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं।
अब हम वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे कि वेस्पर थ्योरी की क्या क्या कमियां होती हैं। तो अब आइए उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप वेस्पर थ्योरी की 4 कमियों को देख सकते हैं। तो अब आइए बारी बारी करके उनके बारे में जानते हैं। वेस्पर थ्योरी की पहली कमी होती है दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली एंड कैन नॉट बी अप्लाइड टू एनी कंपाउंड। मतलब वेस्पर थ्योरी केवल कोवेलेंट कंपाउंड पर ही एप्लीकेबल होती है, ये आयनिक कंपाउंड पे अप्लाइड नहीं होती है। तो ये इसकी पहली कमी होती है। इसकी दूसरी कमी होती है दिस थ्योरी डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन अमंग sp,d एंड f ऑर्बिटल्स। मतलब वेस्पर थ्योरी sp,d और f ऑर्बिटल में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करती है। मतलब वेस्पर थ्योरी इन ऑर्बिटल के बीच में कोई भी डिफरेंस को नहीं बताती है। तो ये इसकी दूसरी कमी होती है। इसकी तीसरी कमी होती है दिस थ्योरी डज नॉट हेल्प इन द प्रिडिक्शन ऑफ द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब वेस्पर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री और शेप की प्रिडिक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करती है। तो ये इसकी तीसरी कमी होती है। और इसकी लास्ट कमी होती है दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल व्हिच हैव इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वेस्पर थ्योरी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताती है जिनके पास इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो ये वेस्पर थ्योरी की कुछ कमियों के बारे में हो गया। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में वेस्पर थ्योरी के बारे में जाना और इसी के साथ हमने ये भी जाना कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से हम उनका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। और उसके साथ ही हमने किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस के बारे में जाना। और उसके बाद आखिरी में हमने वेस्पर थ्योरी की कमियों के बारे में जाना। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।